मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभम् वन्दे तद्गुणलाभम् मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर पे बारंबार जिनेश्वर पे। सूत्र पाठ करें। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है स्वामी उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित और इसका पहला अध्याय इसका अंतिम सूत्र अपना चल रहा है। नयों का प्रकरण है। नयों के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी हमने देखी थी और नयों के बारे में ध्यान रखने योग्य कुछ पॉइंट्स भी हमने देखे थे और आप लोगों को कल कहा था कि वो पॉइंट्स देख के आए हैं आप लोग। बोलिए पहली बात क्या है नयों के संबंध में। जो संपूर्ण विषय को जाने उसको प्रमाण कहते हैं और उसमें से किसी एक विषय को मुख्य करके जिसको जाना जाता है उसको न्याय कहते हैं। बोलो पार्टी। न्याय सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। न्याय सम्यक ज्ञान का अंश है। ठीक है। दूसरे पॉइंट सुनीता आंटी। ज्ञाता के न्याय को ज्ञाता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। ज्ञाता के अथवा वक्ता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। न्याय कहते हैं। न्याय सापेक्ष कृत कथन करते हैं, निरपेक्ष नहीं होता। न्याय सापेक्ष ही होता है। सापेक्ष न्याय सम्यक होते हैं, निरपेक्ष न्याय नहीं। न्याय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। न्याय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक। बढ़िया, यही वाला बोल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। मुख्यता और गौण्यता न्याय का मुख्य विषय है, मतलब कि अनिवार्य विशेषता है इसकी। हाँ, मुख्यता और गौणता यानी मुख्य गौण करके कथन करना या जानना ये न्याय की विशेषता है। सापेक्ष न्याय ही सम्यक होता है, निरपेक्ष नहीं। ठीक है, बढ़िया, आ गया तो बोलिए। अनेक धर्मात्मक वस्तु है। अनेक धर्मात्मक वस्तु में से न्याय किसी एक अंश को अपना विषय बनाता है, जैसे कि नींबू का रंग जैसे पीला खट्टा। हाँ, जैसे कि नींबू इतना सा नहीं, फिर उदाहरण देना है तो जैसे नींबू को पीला कहना, ऐसा नहीं। जैसे कि नींबू, अब नींबू कोई नया नहीं है। जैसे कि नींबू को पीला कहना। अच्छा, नींबू को पीला कहना। पीला कहा तो हमने किस धर्म को मुख्य करके कहा? कलर हो गया ना। कलर, ठीक है ना। तो उसमें अकेला कलर ही है क्या? उसमें आकार भी तो था। अभी नींबू को गोल कहा। हाँ, तो वो अनेक धर्मात्मक हो गया, अनंत धर्मात्मक हो गया। वो अनंत धर्मात्मक में से न्याय जो है वो किसी एक धर्म को
मुख्य जो का एक एक बोले उसको ना एक विषय को बनाता है तो वो फिर है ना तो वो हो जाता है। अनंत धर्मात्मक जैसे नींबू में अनंत कलर भी है, खट्टा भी है, गोल हाँ भी है, वो तो हो गया अनंत धर्मात्मक। तो उसको हाँ किसी एक अंश को अपन ले रहे तो वो फिर है ना उसको नए क्या का- बोलते हैं फिर नए। अच्छा उसको नए नए बोलते कहेंगे, वो नए का विषय। हैं। हाँ, वो नए का विषय। बोलिए अलका जी। प्रमाण ज्ञान द्वारा जो जाने गए ज्ञान को उसमें से मुख्य एक किसी को विशेष करके वो बताते हैं, लेकिन जो गौण जिसे किया जाता है वो उसका निषेध नहीं करते बल्कि उसके संबंध में मौन रहते हैं। बड़े बड़े नयों के जो विवक्षित जो विषय है वो मुख्य है, और जो मुख्य नहीं है वो गौण है। तो नए है वो गौण धर्मों का निषेध नहीं करता, उसके संबंध में मौन रहना ही उसको गौण करना है, उसका निषेध करना वो नए का प्रयोजन नहीं है। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं किया कि 10 में से बस एक लाइन याद कर ली हो, ये 10 बातें याद करनी है पूरी, सबको याद, मतलब याद मतलब उसका समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं भी कोई एक कर लिया और हो गया अपना काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सब, और वो तो अभी आप लोग आगे पीछे बता रहे हो ना, नहीं थोड़ी कनेक्टेड भी है, थोड़ी सी कनेक्टेड भी है, पर वो आगे पीछे हो गई है तो कोई बात नहीं। चलो अब क्या रह गया, जो रह गया वो बताना है। बोलिए सरिता जी। नए सम्यक ज्ञानी को ही होता है, मिथ्या मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी को नहीं होता है। हाँ, सम्यक ज्ञानी के ही नए होते हैं। मेरे हिसाब से हो गया लगभग, बस एक रह गया है। कौन बता रहे हैं? बोलिए निशी जी। नए की प्रवृत्ति जाने गए पदार्थ के किसी एक विषय या एक धर्म में ही होती है। आ गया एक पॉइंट, ठीक है। वो बोलिए पद्मा जी। नए ज्ञान की पर्याय है। हो गया हो गया। अब जो रह गया है वो बताना है, अब तो हो गए सारे, एक ही रहा है बस लगभग। बोलिए रेखा जी। नए सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। सम्यक नए ये सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। उचित ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। बोलिए रेणु जी, बोलिए। ये ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पे निर्भर करता है कि वस्तु के किस विषय को मुख्य किया जाए। और हाँ। एक पॉइंट यह भी है कि ये श्रुत ज्ञान में ही नयों का मुख्य और गौण का विषय होता है। अन्य मति ज्ञान, अमति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में मुख्य और गौण की विवक्षा नहीं होती। यानी वो जो हमने उसमें कहा कि नए सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है, उसमें बात हो गई, लेकिन उसको क्लियर करके कि नए केवल शुद्ध ज्ञान में ही लागू पड़ते हैं। और किस धर्म को, वस्तु के अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके नए कथन करता है। तो इसीलिए ये क्रम से है। फिर उसके बाद ये पॉइंट आएगा कि किस धर्म को मुख्य करता है, कौन, ये कैसे पता लगेगा कि किस धर्म को मुख्य करना है। तो वस्तु के किस धर्म को मुख्य किया जाए ये ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से नयों के संबंध में ये सामान्य बातें हमने देखी थी, पर अपनी चर्चा तो यहाँ चल रही है नैगम आदि 7 नयों के संबंध में, और उसमें भी नैगम नय की चर्चा हम कर रहे थे। नैगम नय यानी जो संकल्प ग्राही नय होता है उसको नैगम नय कहते हैं। संकल्प ग्राही का मतलब क्या है? जो वर्तमान में अनिष्पन्न अर्थ में को निष्पन्नवत ग्रहण करता है, निष्पन्नवत संकल्प करता है, उसको नैगम नय कहते हैं। यानी अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को, संकल्प मतलब निष्पन्नता का संकल्प जो ग्रहण करता है उसे नैगम नय कहते हैं। और ये नैगम नय 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय। अब इस संदर्भ में आपसे मैं पूछूंगी कि भूत नैगम नय के उदाहरण बताइए। अभी पूछ लूं, भूत नैगम नय का कोई उदाहरण?
बोलिए अंकल। आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। बढ़िया। ये जो हमने वाक्य कहा, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है, ये क्या है? ये भूत नैगम ने से कथन किया है। बढ़िया। और भूत नैगम ने का और कोई उदाहरण? बोलो पार्वती। आज मंदिर का स्थापना दिवस है। आज मंदिर का स्थापना दिवस है, ठीक है। तो इस तरह से ये भूत नैगम ने के हुए। वर्तमान नैगम ने का उदाहरण? जैसे कि किचन में जाते ही बोल देते हैं कि आज तो डोसा बनाने वाली हूँ। आज तो डोसा बनाने वाली नहीं, आज तो डोसा बना है। आज डोसा बना है। निष्पन्न देखना है ना, वाली में तो फिर निष्पन्न नहीं दिख रहा, कभी हो जाएगा। अच्छा, निष्पन्न देखना है। जैसे समझ लो कि हम क्या बोल रहे हैं, पहला अध्याय में कोई पूछे, कल मेरे पास फोन आया कि अभी क्या चल रहा है तत्वार्थ सूत्र में, कि पहला अध्याय तो पूरा हो गया। क्या बोला हमने? पहला अध्याय पूरा हो गया। तो पूरा हो गया क्या? अभी एक सूत्र बचा है और अभी ये वीक तो हो गया, अभी एक अपना एक ही नया नहीं हुआ है ना, अगले भी पूरे नए करने अपने को, समझ गए? तो हमने अभी पता है 1-2 वीक लगेंगे, 2 वीक लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं उसको, क्योंकि होने ही वाला है ना, अंतिम सूत्र आ गया, वो भी स्टार्ट भी हो गया, तो हमने उसको निष्पन्न देख लिया। ये वर्तमान में हमने का उदाहरण। बोलिए ज्योति। ये आपने नैगम नई के प्रकार बताए हैं क्या? नैगम नई के प्रकार बताए हैं क्या आपने? ये वर्तमान आप बता रहे हो ना? हाँ, नैगम ने 3 प्रकार का है, भूत नैगम ने, वर्तमान नैगम ने और भावी नैगम ने। आपके पास बुक है? हाँ, मैं तब तो सच की बुक लेके बैठी हूँ, पर उसमें अभी ये वाला तो नहीं दिए। ये जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं वो बुक है तत्वार्थ मणि प्रदीप। किसी के पास बिना कवर की बुक हो तो दिखा दीजिए। मेरे पास क्या कवर चढ़ा हुआ है मेरी बुक पे, ये देखिए इधर, ये वाली बुक से हम पढ़ रहे हैं। तो ये बुक आपके पास नहीं होगी तो आप एड्रेस भेज दीजिएगा तो भिजवा देंगे। हाँ, ओके। सूत्र तो वही है, लेकिन उस सूत्र में जो डिटेल है ना, वो डिटेल हम इसमें से पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिया है, बुक में दिया है सब। अच्छा, ठीक। तो हाँ, मैं एड्रेस डाल दूंगी, आप मेरे को भेज देना ये वाली। हाँ। वर्तमान नैगम ने एक और उदाहरण बताइए। उदाहरण से आपको क्लियर होगा, उदाहरण समझ में आएंगे। कल किस किस ने कोशिश की थी कोई काम करते करते, नए ध्यान आए थे? देखो ये अपने को काम करते करते ध्यान आएंगे ना, तभी तो मजेदार ही है। तब आपके समझ लो कि ये चल रहा है, बाद में भी स्वाध्याय चल रहा है, ये हमको ख्याल आते जाए। निक्षेप पढ़े, नए पढ़े, तो ये हमको बाद में भी ख्याल आते रहे। बोलिए। मैं अभी तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रही हूँ। नहीं तो वो तो कर ही रहे हैं ना। वो तो ऐसा हो कि आप कर तो नहीं रहे अभी स्वाध्याय, लेकिन समझ लीजिए कि अभी 140 से स्वाध्याय शुरू करना है ना, या 230 से स्वाध्याय शुरू करना है, और 2:25 पे किसी का फोन आया, तो भी क्या कर रहे हो कि बस क्लास में बैठी हूँ, ऐसा बोल दिया, तब होगा। चालू नहीं हुआ काम, अगर चालू मतलब अब इसमें तो क्या है कि चालू कर दिया तो चालू ही कहेंगे, वो भोजन वाली क्रिया में तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा क्रिया पे भी कि हम तो उसको किस तरह से इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं शाम को मंदिर जाऊंगी। नहीं, शाम को जाऊंगी तो भाई देखो, ये वर्तमान नैगम में को मतलब नैगम ने का क्या काम है कि वर्तमान में वो देख रहा है। आप ऐसे बोलो कि शाम को तो मैं मंदिर में हूँ, मतलब वो वाक्य इस तरह का होना चाहिए। जैसे ऐसे बोलते ना, आपको कल हमारे घर आना है भोजन करने, कि कल तो मैं जयपुर में ही नहीं हूँ। तो ये जो हमने बोला
कल मैं जयपुर में नहीं हूँ तो वर्तमान में हम अपने आप को जयपुर में नहीं देख रहे, तब उसको हम कह सकते हैं कि वर्तमान नैगम्य है। नैगम्य है वो यही उस काम को कंप्लीट देखता है, काम हुआ नहीं है लेकिन उसको अभी होता हुआ देख रहा है कि अभी है, ऐसा देखता है। और अच्छा, अगर जैसे अगर काम हो ही रहा है और फिर उसको कहना तो फिर उसमें नए क्या लगा, वो तो हो ही रहा है ना, वो तो दिख ही रहा है चौड़े सबको ही। जैसे कल मैं बाजार जाऊंगी, ये हो सकता है ना? कल मैं बाजार जाऊंगी तो ये आप मतलब अभी समझ नहीं पा रहे। कल आप बाजार जाओगे ये आपका संकल्प है, लेकिन उसको वर्तमान में देखना है, ठीक है ना। जैसे राजा सैनिक पहले तीर्थंकर होंगे, वो पहले तीर्थंकर होंगे, वो होंगे, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं कि वो राजा सैनिक पहले तीर्थंकर हैं, हम उनको वर्तमान में है, वर्तमान में देख रहे हैं, तो वो भावी नैगम्य का विषय बने। और वो तो भावी नैगम्य का हो गया, और अभी अपन बात कर रहे हैं वर्तमान की। तो जो काम बिल्कुल अभी निकट है, जैसे कि समझ लीजिए कि हम सुबह मान लीजिए स्वाध्याय करते हैं, हम नहा के निकले और अभी हम नहा के निकले हैं और कोई पूछे कि अब आप क्या कर रहे हो, कि मैं तो स्वाध्याय कर रही हूँ, अभी बैठे नहीं हो करने, तो हमने कह दिया कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, फोन आ जाए अचानक कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो यही कहेंगे कि मंदिर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो वो तो वर्तमान नैगम्य में तो हाँ ठीक है, घर में खड़े हो, रास्ते में भी नहीं हो, तो उस अपेक्षा से कह सकते हैं। हाँ। थोड़ा सा इसमें मतलब वो रहेगा। बोलिए पारुल। भाभी, वर्तमान नैगम्य और भूत भावी नैगम्य में एक समय की मर्यादा है। तो इसमें अपन ने परिभाषा में देखा था, काम शुरू हो गया है वो तो वर्तमान नैगम्य है। तो अब जैसे अपन चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, पर जहाँ 15 दिन में रहे, अपन ने तैयारी शुरू कर दी, तो ये 15 दिन भी मतलब वर्तमान में ही आएंगे या भावी में आएंगे? बस ये डिपेंड करता है अपने को। हम जैसे बिल्कुल 15 दिन को हम निकट देख रहे हैं तो उसको वर्तमान में ले लेंगे, तैयारी भी शुरू कर दी है और इस तरह से। और हमको ये इसलिए कहा वो वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है, उसको वो भावी नैगम्य भी ले सकता है, वर्तमान नैगम्य भी ले सकता है। इसी महीने जा रहे हैं तो यही महीना हमारे लिए वर्तमान है, और ऐसे कोई अभी तो 15 दिन बाकी हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो बात चल रही है, उस पे वो डिपेंड करेगा। लेकिन रहेगा तो नैगम्य का ही विषय, भावी हो चाहे वर्तमान हो, ठीक है। बोलिए अलका जी। जैसे मैं आटा पीस रही हूँ, कोई मुझे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं आटा पीस रही हूँ, हालांकि अभी तो गेहूं छान रहे हैं, उसको चुन रहे हैं, ये एक हो सकता है। या फिर एक ये भी है कि मैं 10वीं की परीक्षा दे रही हूँ, अभी तो परीक्षा शुरू नहीं हुई, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी उसमें आएगा। हाँ, वर्तमान में आएगा। कोई 10th में आ गया तो अभी तो मेरा बोर्ड है, ऐसे बोलते हैं, अभी तो बोर्ड है, तो वो वर्तमान नैगम्य में है। जैसे अपन ने भोजन की तैयारी शुरू कर दी, शाम को फोन आया किसी का कि हम अब कहीं चले जाएं, तो अपन कहेंगे नहीं, खाना तो बन गया। वर्तमान नैगम्य, बिल्कुल ठीक है। भावी नैगम्य के, भावी नैगम्य तो सरल है, एक आदमी काम चल जाएगा। बोलिए निशा जी, भावी नैगम्य का उदाहरण। मैम शिखर जी वाला उदाहरण भी इसमें आएगा भावी नैगम्य में, कि हमने आज शॉपिंग कर दी, लेकिन अभी 3-4 महीने बाद जाएंगे शिखर जी, लेकिन शॉपिंग अब आज से शुरू कर दी हमने, अभी पता नहीं है उसका। हाँ देखो, इसमें ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने विचार कर लिया कि इस साल हमको शिखर जी जाना है, अभी टिकट भी नहीं कर बैठे, तैयारी शुरू कर दी, वो तो फिर भी चलो एक बात हुई, टिकट भी नहीं कराया, तैयारी भी नहीं की, लेकिन हम शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, विचार कर लिया है कि हम शिखर जी जा रहे हैं, तो भावी नैगम्य।
ठीक है। अब इस संदर्भ में कल हमने और आगे बात देखी थी कि ये जो नैगम नय है, इसमें 3 नय और हमने कल देखे थे। रेणु जी कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए। ये वर्तमान में अपन रहे हैं कैसे लगा सकते हैं? कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं लग सकता है। ये तो भविष्य के लिए हो सकता है कि हम शिखर जी जा रहे हैं। वर्तमान में हम मंदिर जा रहे हैं या मैं मंदिर में हूँ, ये तो हो सकता है। कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो फिर कैसे होगा वो? हाँ, कंटिन्यूअस नहीं, वही वैसे ही लगेगा कि समझ लो जैसे कोई ने 12वीं की एग्जाम दी है या 10वीं की एग्जाम दी है और मैं बोलूं भैया तो 11वीं में आ गया है, हाँ। तो ये तो वर्तमान में हुआ। तो वो वही भाषा में वो थोड़ा सा वही उसको अभी जैसे उसने कहा था ना मैंने, वर्तमान नैगम नय में भविष्य वाली लैंग्वेज नहीं आएगी, ऐसे भावी नैगम नय में भी लैंग्वेज में ही आएगा कि है, लैंग्वेज में होगा या कर रहा हूँ ऐसा नहीं आएगा, है वाली लैंग्वेज आएगी, प्रेजेंट वाली लैंग्वेज आएगी, जो भी है। और कि भावी में अपन हम तो शिखर जी हैं, ऐसा वो ऐसा विचार, ऐसा कहना, ऐसा देखना, वो वर्तमान या भावी नैगम नय के अंतर्गत आएगा। जैसे राजा सैनिक पहले तीर्थंकर हैं ऐसा कहा, तो वो हैं देख रहे हैं हम, है ना। भोजन बन गया है, तैयारी ही की है हमने लेकिन भोजन बन गया है ऐसा बोला, तो वो नैगम नय का विषय बना। सही बात है। तो मैम ये मेरा फिर ये तो रोंग हो जाएगा। मैंने ऐसे सोचा था कि 10 लक्षण जी में मैं इस बार सुमित प्रकाश जी का शिविर अटेंड कर रही हूँ। आप रोंग ऐसे हो बोलो जाएगा। कि मैं तो 10 लक्षण में जयपुर हूँ। अच्छा, मैं तो 10 लक्षण, मैं तो जयपुर हूँ, तो ये वो आप उसको वर्तमान में देख लो। चलिए अब एक एक उदाहरण को अपन नहीं कर पाएंगे, लास्ट है। चाचा जी का फोन आया जनवरी में शादी में आना, तो मैंने तुरंत बताया कि नहीं सोनगढ़ में पंचकल्याणक है, मैं वहां जा रही हूँ। फिर वही जा रही हूँ तो वो नहीं होगा, मैं तो जनवरी में सोनगढ़ हूँ, सोनगढ़ ही है। हाँ, ऐसा भी थोड़ा सा भाषागत है, मतलब बात उस रूप में। मेन तो ये है जो जो इस तरह की जो घटनाएं जो भूतकाल में हो चुकी हैं उनको वर्तमान में अपन देख रहे हैं, और जो भविष्य में होने वाली हैं उनको भी वर्तमान। बेसिकली ये नैगम नय ज्यादा मतलब अपने समझ लो मोक्ष मार्ग में कहाँ काम आने वाले हैं, लोक व्यवहार में तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो हम प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं ये इस नैगम नय के आधार पे है। हम पंच कल्याणक करते हैं, यहाँ इसमें आगे दिया है हम 5 कल्याणक कर रहे हैं, तो प्रतिमा कौन से भगवान की विराजमान करते हैं मंदिर में? अरहंत भगवान की कि सिद्ध भगवान की? अरहंत भगवान की। और कल्याणक कितने मनाते हैं उनके? 4 मनाते हैं कि 5 मनाते हैं? मोक्ष कल्याणक भी मना देते हैं, तो अरहंत भगवान का मोक्ष भी कर दिया, फिर प्रतिमा अरहंत की विराजमान कर रहे हैं, तो वो जो उनका मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है वो कैसे मना लिया हमने? वो भावी नैगम नय से उनको हम मुक्त देख रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में ऋषभदेव भगवान की महावीर भगवान की हमने प्रतिमा विराजमान की है, तो एक्चुअल में वो ऋषभदेव या महावीर अभी कौन सी स्थिति में है? अरहंत दशा में है कि सिद्ध दशा में है? एक्चुअल में अभी अरहंत है कि सिद्ध है? पारुल सिद्ध है। और हमने प्रतिमा कौन सी दशा की विराजमान की है? अरहंत दशा की विराजमान की है। तो ये सब कैसे कर रहे हैं हम काम? ये नैगम नय के आधार पे। वर्तमान के जो सिद्ध महावीर हैं उनको हम अरहंत महावीर देख रहे हैं, वर्तमान में जो सिद्ध ऋषभदेव हैं उनको हम अरहंत ऋषभदेव देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? भूत नैगम नय से देख रहे हैं, भूतकाल में अरहंत थे उससे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ये पूज्यता का हमारे व्यवहार चलता है, और भी जो भावी 24 विराजमान की कैसे कर ली? भविष्यकालीन 24 ये भावी नैगम नय से। भूतकालीन 24 विराजमान कर ली, ये कैसे कर ली? कि भूत नैगम नय से। और वर्तमान 24 तो वो
इस अपेक्षा से वो वर्तमान नैगम है कि वर्तमान की वो 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन वैसे तो वो भी भूत का, अभी तो सब सिद्धि हो गए, तीर्थंकर रूप में कोई भी नहीं है, तो उसको भूत नैगम ने भी कह सकते हैं। अपेक्षा है, अभी हम कौन सी अपेक्षा से उनको देख रहे हैं। बोलिए रेणु जी। मैम जो मोक्ष कल्याणक हो गया वो भूत निगम नहीं होगा, भूत निगम नहीं, क्योंकि मोक्ष तो हो चुका उनका, हम लोग अब मोक्ष मना रहे हैं। उनका मोक्ष अभी मना रहे हैं, वो तो हाँ। भूत निगम से है, लेकिन हाँ। हम प्रतिमा की, मैंने इसलिए प्रतिमा वर्ड लिया था, हम उस प्रतिमा का मोक्ष कल्याणक बना रहे हैं। प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं अनंत दशा की, प्रतिमा तो अनंत दशा की विराजमान कर रहे हैं, और कल्याणक बना लिया हमने मोक्ष भी, तो उस हिसाब से तो अब भावी हो गया ना वो, क्योंकि हम अनंत दशा को देख रहे हैं उसमें। प्रतिमा को मैं नोटिस नहीं। हाँ, ठीक है, तो वो ध्यान से समझना, आप लोग वो चूक जाएंगे तो ये सोचेंगे कि ये क्या गड़बड़ हुई। देखिए, तो कल हमने 3 नए देखे थे, कौन कौन से 3 नए देखे थे, कौन कौन से शब्द थे वो 3? बोले निशी जी, कल थे ना? 3 नए हम लोगों ने देखे थे, एक तो नैगम ने, और नैगम ने के 3 भेद देखे थे हम लोगों ने। नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, नहीं, ये बोलिए कविता जी। ज्ञान में शब्दात्मक ने और अर्थ ने। बहुत बढ़िया, 3 देखे थे हमने, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने। 3 तरह के पदार्थ देखे थे। वस्तुएं, हर वस्तु 3 प्रकार की होती है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, मोबाइल है, टेबल है, कुर्सी है, कपड़े हैं, बर्तन है, जो भी चीजें हैं, जूता है, चप्पल है, घड़ी है, चश्मा है, जो भी चीजें हैं, सब 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान रूप, एक वस्तु रूप और एक शब्द रूप। हर चीजें 3 प्रकार की होती है। तो इसको जानने वाले जो नए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने। ज्ञान ने किसे कहते हैं कि ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनाने वाले ज्ञान को ज्ञान नय कहते हैं। जो ज्ञानात्मक वस्तु है, जो वस्तु हमारे ज्ञान में बनी, उस ज्ञान में जो वस्तु बनी है उसको जानने वाला भी एक ज्ञान। ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनाने वाले ज्ञान को ज्ञान नय कहते हैं। और वास्तविक वस्तु, अर्थात्मक वस्तु बोलते हैं उसको, अर्थात्मक वस्तु को विषय बनाने वाले ज्ञान को अर्थ नय कहते हैं। और शब्दात्मक वस्तु को विषय बनाने वाले ज्ञान को शब्द नय कहते हैं। अब इससे आगे अभी अपन मतलब इन तीनों के बारे में अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पूरा हो जाएगा तब वापस से थोड़ा समझ लेंगे। अभी केवल अपने को नैगम नय से रिलेटेड देखना है। आगे संग्रह व्यवहार का क्योंकि अपन ने स्वरूप पढ़ा नहीं है, इसलिए फिर अभी थोड़ा जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता उनको दिक्कत रहेगी। इतना देखना है कि जो ये नैगम नय का विषय है, ये नैगम नय का विषय इन तीनों में से किससे मिलता है? नैगम नय का जो विषय, विषय समझ में आता है, यानी नैगम नय में जिसको हमने जाना, क्या क्या जाना, भूतकाल को भी जान लिया, भूतकाल की बातों को, भविष्य की बातों को, वर्तमान की बातों को। तो ये जो नैगम नय का विषय है, ये ज्ञान नय में आ रहा है, अर्थ नय में आ रहा है कि शब्द नय में आ रहा है? किस में आता है नैगम नय का विषय? ये यहाँ पर देखा जा रहा है। बोलिए सुधा जी। ज्ञान नय में आएगा ना? ज्ञान नय में आएगा, कारण? क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान ही, नय तो ज्ञान में ही आता है ना। नय तो ज्ञान में आता है, तो वो भी तो नय ही है ना, शब्द नय और अर्थ नय भी तो नय है। मतलब आपका जवाब सही है, लेकिन आप अपने बात को अच्छे से सिद्ध करो कि मैं सही हूँ।
क्योंकि ज्ञान में हम चीज को ज्ञान में तो इमेजिन करते हैं ना, सब अपने ज्ञान में ही तो सोचते हैं। तर्क आपका सही नहीं है, यानी ऐसे अल्टप्पे में सही हो गया आपका जवाब। वर्षा जी बोलिए। ज्ञान नहीं और शब्द नहीं दोनों ही होंगे, कि ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है, क्योंकि अभी अपने जो भी बात करते हैं वो शुद्ध ज्ञान के आधार पर वचन नहीं, शब्द नय का मतलब ऐसा वचनात्मक नहीं, ऐसा वचनात्मक नहीं। और ज्ञान से जो अपने बताते हैं तो ज्ञान में विषय बनता है। जैसे मैंने गाय बोला तो गाय का चित्र ज्ञान में आया, तो ये ज्ञानात्मक है। ज्ञान में है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब जो जिसकी परिभाषा है ना, आप लोग इधर उधर मत भटकिए। जो नैगम ने की परिभाषा है उसके आधार पर कोई भी जब दो चीजों को मिलाते हैं ना, तो उसके जो लक्षण है, इसके लक्षण को इसके लक्षण से जोड़ना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बोलो पारुल, क्या कहती है? भाभी ये ज्ञान न्याय का विषय है, क्योंकि कार्य तो अभी तक हुआ ही नहीं है या बहुत पहले हो चुका है, उसको आज हम ज्ञान के द्वारा ही तो जान पा रहे हैं। बढ़िया। देखो नैगम न्याय में ये ज्ञान न्याय में क्यों आ रहा है? क्योंकि ज्ञान में ही तो जाना जा रहा है, वर्तमान में तो है ही नहीं ना। महावीर जन्म कल्याणक आज तो है ही नहीं, आज तो है ही नहीं, ज्ञान में ही तो हम आज देख रहे हैं। कोई भी वस्तु, पहले ही परिभाषा में क्या कहा है? अनिष्पन्न, वो काम अभी है ही नहीं, और उसको हम क्या देख रहे हैं? संकल्प कर रहे हैं निष्पन्न का। तो ये कहाँ हो रहा है संकल्प? ये सब ज्ञान में ही हो रहा है। तो ये नैगम न्याय जो है ये ज्ञान न्याय के अंतर्गत तो आ ही रहा है, एकदम आसानी से आ रहा है, क्योंकि सारा मामला ही वो ज्ञान में ही बैठ रहा है। क्योंकि जो भी हम ये नैगम न्याय की विषय वस्तु विचार कर रहे हैं, ये सिद्ध महावीर को हम अरहंत महावीर देख रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं? ज्ञान में ही तो देख रहे हैं, और वो ज्ञान में देख के हमने भगवान विराजमान किए हैं अरहंत रूप में। तो ये ज्ञान न्याय का विषय है। अभी दूसरा, और किसी न्याय का विषय आ रहा है इन तीनों में से? आशा आंटी। आशा आंटी चालू नहीं हुआ? जैसे अपन जो वर्तमान में देख रहे हैं कि जैसे चावल धो रहे हैं, अब वो चावल धो रहे हैं वर्तमान में, अभी जो वर्तमान में है नैगम न्याय का, तो फिर वो अर्थ न्याय में भी हो जाएगा। बढ़िया। यानी ये जो नैगम न्याय है ये ज्ञान न्याय का विषय तो है ही, हम ज्ञान में देख रहे हैं, और अर्थ न्याय का विषय भी है, क्योंकि वस्तुएं तो है ना, कुछ वस्तुएं भी तो, वस्तुओं को भी वो विषय बना ही रहा है ना। वस्तुएं, चावल दिख रहा है, सामग्री दिख रही है, तो वस्तुओं को भी वो विषय बना रहा है। शब्द न्याय के अंतर्गत ये नहीं आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द न्याय का विषय किस रूप में अपन क्या ले रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिए कि नैगम न्याय है वो ज्ञान न्याय रूप और अर्थ न्याय रूप है। इतना अभी समझ लीजिए, फिर जब अपन पूरा पढ़ लेंगे सारे न्याय, फिर वापस से पीछे आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अभी अपन यहाँ से पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, है ना। कल अपन ने कौन से पेज तक पढ़ लिया था? 71 पे ही पढ़ रहे थे ना अपन। देखिए पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 71 तत्वार्थ फणी प्रदीप में। इन नैगमादि सप्त नयों का विभाजन मिल गया, नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। इन नैगमादि सप्त नयों का विभाजन ज्ञान न्याय, अर्थ न्याय और शब्द न्याय के रूप में भी किया जाता है। सत्य यानी अर्थात्मक जगत व असत यानी ज्ञानात्मक जगत। देखो सत्य यानी जो है एक्चुअल में, तो जो वस्तुएं हैं उसको शब्द नाम दे रहे हैं अर्थात्मक जगत। जो एक्चुअल में वस्तुएं हैं दुनिया में वो तो है सत्य,
और असत, असत मतलब जो दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे ज्ञान में, जैसे कल उदाहरण दिया था गधे का सींग, दुनिया में नहीं होता है गधे का सींग, लेकिन ज्ञान में हम बना सकते हैं, कल्पना में। आकाश का फूल, गधे का सींग, और भी जो दुनिया भर के कार्टून जो हैं वो सब क्या है, वो ज्ञानात्मक जगत है। एक्चुअल में इस तरह के जो भी कार्टून दिखाए जाते हैं एक्चुअल में कुछ ऐसे होते नहीं हैं, वो सब ज्ञानात्मक जगत है। तो सत अर्थात अर्थात्मक जगत व असत अर्थात ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाने वाला नैगम्य। ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द नयों में अर्थ नय के साथ साथ ज्ञान नय भी है। अर्थ नय तो है ही, क्योंकि पदार्थों को विषय तो बना ही रहा है, पदार्थ तो है ही, वो वस्तुएं तो है ही। भूतकाल में जो कोई हो गई, किसी वस्तु को देखा जा रहा है तो वो वस्तु तो है ही। तो अर्थ नय के साथ साथ ज्ञान नय भी है। इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी अपने विचारात्मक जगत में अनेक प्रकार की कल्पनाएं तो किया ही करता है, साथ में अपने संभव असंभव विकल्पों को साकार करने के लिए अनेक प्रकार के संकल्प भी करता रहता है। तथापि यह आवश्यक नहीं कि जो योजनाएं उसने अपने विचारों में बनाई हैं वे साकार हो ही जाएं। तथापि यह संभव नहीं कि जो योजनाएं उसने अपने विचारों में बनाई हैं वे साकार हो ही जाएं, चाहे वे कभी साकार हो या न हो, पर अभी विकल्पों में तो है ही। क्या पढ़ा अपन ने कि कल्पनाएं करता है, हर व्यक्ति कल्पनाएं करता रहता है, अपने विकल्पों को साकार करने के लिए योजनाएं बनाता रहता है। और कोई जरूरी नहीं होती कि जितनी योजनाएं प्लानिंग हम करें, हमने क्या प्लानिंग की थी कि इस वीक में ये एक सूत्र बचा है, ये पूरा हो जाएगा, ये प्लानिंग की थी ना। नेक्स्ट वीक हम रिवीजन कर लेंगे और उसके नेक्स्ट वीक फिर अपन ने पेपर प्लान किया था कि हम एग्जाम रख लेंगे। तो हमने प्लानिंग की थी लेकिन साकार हुई क्या? इस वीक तो पहला ही नहीं हुआ है अभी तक। तो अब बनाते हैं, अब वो साकार हो भी नहीं भी हो, विकल्पों में रहती है। तो ये विकल्पों में है। उन संकल्प विकल्पों को विषय बनाने के कारण ही यह नैगम नय ज्ञान नय कहा जाता है। ये जो संकल्प विकल्प हम ऐसा सोचते हैं, हमने सोचा था 25-26 तारीख को एग्जाम, तो हम मान लीजिए उस दिन अपन ने निर्णय किया। अब आप लोग किसी को कोई काम हो तो आप कोई कहे कि नहीं नहीं 26 तारीख को तो हमारा एग्जाम है, ऐसा कहे। तो ये किसने ऐसे कहा कि 26 को एग्जाम है? तो ये भावी नैगम नय से, या भावी कह लो, भावी नैगम नय से ये कहा। लेकिन अब 26 को नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन विकल्प में ऐसा ही था। ठीक है, तो इन संकल्प विकल्पों को विषय बनाने के कारण ये नैगम नय कैसा है? ये ज्ञान नय, क्योंकि ज्ञान में था ये सब, ज्ञान नय कहा जाता है क्योंकि वे संकल्प विकल्प ज्ञानात्मक वस्तु ही हैं। जितने भी माइंड में हमारे विचार मतलब विकल्प चल रहे हैं और उनको हम नैगम नय का विषय बना रहे हैं, ये सारे संकल्प विकल्प ज्ञानात्मक वस्तुएं। 3 तरह की वस्तुएं बताई थी, एक ज्ञानात्मक वस्तु, एक अर्थात्मक वस्तु और एक शब्दात्मक वस्तु। तो जो हमारे माइंड में संकल्प विकल्प चल रहे हैं वो सब ज्ञानात्मक वस्तु है। जिस तरह की कल्पनाएं और संकल्प विकल्प किए गए हैं वर्तमान जगत में वे वस्तुएं उस रूप में नहीं है, इस कारण उन्हें असत कहा जाता है। और उन संकल्पों विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगम नय को असत को विषय बनाने वाला नय कहा जाता है। जो जो भी हम संकल्प विकल्प करते हैं, कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें वैसी दुनिया में उसी रूप में है, नहीं है। तो इसलिए उन्हें जो हमारे संकल्प विकल्प है असत, देखो सत और असत का मतलब क्या है? सत का मतलब है, मौजूद है, वो कहलाता है सत, और जो मौजूद नहीं है वो कहलाता है असत। तो जो विचार या जो विकल्प हमारे हो रहे हैं, क्या दुनिया में हर चीज वैसी है या होती है? नहीं होती है। हम सोचते हैं बहुत कुछ लेकिन नहीं होता है वैसा। तो वो जो संकल्प विकल्प है वो असत हैं, और उन असत संकल्प विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगम नय को असत को विषय बनाने वाला नय कहा जाता है। तो नैगम नय को ज्ञान नय क्यों कहा?
क्योंकि ज्ञान ने सत को भी विषय बनाता है और असत को भी विषय बनाता है, और नैगम ने भी सत को भी विषय बनाता है और असत को भी विषय बनाता है। इसलिए नैगम ने भी ज्ञान ने के रूप में कहा गया है, क्योंकि ज्ञान ने का विषय भी सत और असत दोनों है और नैगम ने का विषय भी सत और असत दोनों है। देखो असत का मतलब क्या, जैसे उसने कहा कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, कि प्रस्थ लेने जा रहा हूं, तो प्रस्थ अभी सत्य है कि असत है? प्रस्थ सत्य है कि असत है? बढ़िया, बस मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रस्थ सत्य नहीं है रेणु जी, प्रस्थ अभी कहाँ है? प्रस्थ तो असत है ना, अभी तो लकड़ी ही नहीं आई। तो असत को विषय बनाया कि नहीं बनाया कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं, तो उसने प्रस्थ को ज्ञान में लिया कि नहीं लिया अभी, क्योंकि प्रस्थ तो था ही नहीं अभी, तो असत को विषय बनाया। समझ में आ रहा है? सत और असत क्या होता है? जो चीज है ही नहीं और उसको ज्ञान में ले लिया, तो वो तो था ही नहीं प्रस्थ, तो जो नहीं है वो कहलाता है असत, जो है वो कहलाता है सत। तो ज्ञान ने है वो ऐसे सत को भी विषय बनाता है, असत को भी विषय बनाता है, और नैगम ने भी यही काम कर रहा है, सत को भी विषय बनाता है। सत को कैसे विषय बनाता है नैगम ने, कि आज महावीर जन्म कल्याणक है, ये सत को विषय बनाया, क्योंकि महावीर जन्म कल्याणक तो हो गया ना, वो सत है। तो नैगम ने सत को भी विषय बनाता है, असत को भी विषय बनाता है, और ज्ञान ने भी सत को भी विषय बनाता है और असत को विषय बनाता है। इसलिए दोनों का विषय सेम होने के कारण नैगम ने को ज्ञान ने के अंतर्गत रखा गया है। जिस तरह की कल्पनाएं और संकल्प विकल्प किए गए हैं, वर्तमान जगत में वे वस्तुएं उस रूप में नहीं है, इस कारण उन्हें असत कहा जाता है, और उन संकल्पों विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगम ने को असत को विषय बनाने वाला ने कहा जाता है। असत अर्थात ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाने वाला यह नैगम ने ज्ञान ने लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रचलित एवं अत्यंत उपयोगी न्याय है। यदि इस न्याय के संदर्भ में हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहारिक प्रयोगों पर दृष्टि डालें तो हमें इसकी उपयोगिता सहज ही भासित होगी। इनमें नैगम ने, ज्ञान ने और अर्थ ने रूप है। संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र ये तीन नए मात्र अर्थ ने हैं, और शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत ये तीन नए शब्द ने। ये लाइन अपन बाद में जब पूरे सातों नए हो जाएंगे तब इस लाइन को वापस से समझेंगे, ठीक है। ये पूरा ये भी अपन छोड़ देते हैं, ये एक इतना सा ये वाला पेज का जो आधा पेज है ये भी अपन छोड़ देते हैं, वे सारे नए हो जाएंगे तब अपन इसको वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है ना, कि ये अपने छोड़ा है इसको वापस से लेना है, बाई चांस मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना है। आगे देखिए 73 पेज पे आ जाइए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भूत नैगम ने का सशक्त उदाहरण है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए ऋषभदेव एवं उनके पंच कल्याणकों को वर्तमान में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में वर्तमानवत ही व्यवहार किया जाता है। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, सरल है मेरे ख्याल से, आप लोगों को समझ में आएगा ऐसे ही। आज नीलांजना का नृत्य होगा और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा दी गई इस प्रकार की सूचनाओं को क्या हम असत्य मानते हैं कि आज नीलांजना का नृत्य होगा? तो कोई क्या झूठ बोल रहे हो, आज होएगा क्या? वो तो कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुआ था। ऋषभदेव दीक्षा कब लेंगे? आज लेंगे, कि कोड़ा कोड़ी सागर पहले ली थी उन्होंने दीक्षा, तो हम असत्य नहीं मानते हैं, नहीं, कदापि नहीं। तो क्या सचमुच आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव दीक्षा लेंगे? नहीं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं। आज तो वे सिद्ध दशा में विराजमान हैं। संपूर्ण स्थिति को भली भांति समझने वाले
श्रोताओं या दर्शकों को प्रतिष्ठाचार्यों की इस प्रकार की घोषणाओं से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ भूतकालीन घटनाओं के संबंध में वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है। देखो आजकल यद्यपि मैं कोई इसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, फेवर में भी नहीं हूँ, लेकिन किसी की 25वीं एनिवर्सरी मनाते हैं, किसी की 50वीं एनिवर्सरी मनाते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं करते कि अभी तो तुम्हारे पीयर में ही हूँ, कि अभी तो तुम्हारे यही हो रहा है, मतलब इस तरह की बातें नहीं करते। अभी तो दूल्हा वहीं है, दूल्हा बोल रहे हैं दादाजी को ऐसा करके। तो ये जो वर्तमानवत उसको व्यवहार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े रूप में इस तरह के आयोजन करते हैं ना पूरी शादी की जैसा ही दोबारा से, तो वो वर्तमानवत ही उसको इसी तरह से कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं ऐसा। देखिए ये पेज पढ़ लेते हैं, समय तो अपना हो गया है, पर ये सरल है, अपन ने कर ली इन सब पे चर्चा। यहाँ भूतकालीन घटनाओं के संबंध में वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है। यह संपूर्ण व्यवहार भूत नैगम नय की अपेक्षा ही संभव है। साधारण जनता भले ही नैगम नय का नाम न जानती हो, उसकी परिभाषा भी न समझती हो, तथापि उसकी कथन शैली से भली भांति परिचित है। यही कारण है कि उसे कोई उलझन खड़ी नहीं होती। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधि सबसे पहले किसी के कल्पना लोक अर्थात ज्ञान जगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात कागज पर आई होगी, उसके बाद इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ है। यह ज्ञान जगत का अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगम नय अपना विषय बनाता है। ये जो भी ये काम हुआ, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई, तो पहले किसी के ज्ञान में आया होगा ना कि हम ऐसा पंचकल्याणक करें, तो ये पहले ज्ञान में आया, उसके बाद में फिर उसकी रूपरेखा बनी होगी, तो कागज पे आई और फिर वो पंचकल्याणक हुआ। तो ये ज्ञान नय का विषय तो बना ही ना। देखो कोई भी चीज किसी के भी मन में ये विचार आता है, समझ लीजिए इंदौर में भी 2.5 दीप बना है, तो वो जिन्होंने बनाया, मुकेश मतलब मेन जिनकी वो कल्पना थी, तो कुछ भी नहीं था, जमीन भी समझ लो उन्होंने नहीं खरीदी, लेकिन उनके दिमाग में आया कि एक ऐसा 2.5 दीप की एक ऐसी रचना बनाई जाए। तो कहाँ थी वो रचना? अभी तो ज्ञान में आई ना, तो सबसे पहले ज्ञान का विषय बनी। तो ये और फिर कुछ भी नहीं था, जमीन खरीद ली मान लो, या जमीन नहीं भी खरीदी और फिर भी कागज छपा दिए, एक 2.5 दीप बनाने जा रहे हैं, 2.5 दीप बन रहा है, 2.5 दीप है, 2.5 दीप। तो ये सब क्या है? ये नैगम नय का विषय है, ज्ञान नय का विषय है, वो ज्ञान में वो सब विचार है। ज्ञान में आए बिना और ये नैगम नय का विषय बिना कोई भी इस तरह की योजना ये कैसे हो सकती है? ये इस तरह से वो कोई भी काम नहीं होता है। तो ये पहले किसी के ज्ञान में आती है, तो ये ज्ञान जगत का अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगम ने अपना विषय बनाता है। इसी प्रकार भावी 24 की प्रतिष्ठा को भावी नैगम ने एवं विद्यमान सीमंदर आदि 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा को वर्तमान नैगम ने के उदाहरण माने जा सकते हैं। अभी और ये 1.5-2 पेज हैं इसके संदर्भ में। अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करके फिर कोशिश करेंगे संग्रहण की तरफ आगे बढ़ जाएं। बोलिए रेणु जी। मैम जो जैसे मंदिर बने आज मतलब मंदिर जो हुए हैं, प्रतिमा विराजमान हुए हैं, तो ये क्या कोई मतलब इसमें दिव्य ध्वनि में या गणद्वार द्वारा या जो परंपरा आचार्य उनके द्वारा मतलब ये प्रतिपादित हुआ, ये मतलब जो बातें हैं कि फिर जो ये जो मंदिर बने हैं ये सब अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिकृति के रूप में, तो जैसे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं तो दिव्य ध्वनि में उनका वर्णन आया, तो उसके आधार पे ये आप कभी अकृत्रिम चिन्हालय की रचना देखेंगे तो अपने जो पुराने मंदिर बने हुए हैं प्रॉपर, अब आजकल तो क्या सब अपनी सुविधा से हॉल जैसा एक मंदिर वैसा बनाने लग गए हैं, लेकिन अकृत्रिम चिन्हालयों में जिस तरह से मंदिरों की रचना होती है, जो हमारे पुराने प्राचीन मंदिर जयपुर में आपने दर्शन किए होंगे, समझ लो आमेर में है कि सांगानेर में है या शहर में जो बड़ा मंदिर वगैरह है, तो वो जो जिस तरह से वो रचना होती थी उसी मतलब अकृत्रिम जिनालयों में जिस तरह से होती है उसी का वो शॉर्ट रूप में, लेकिन उसी को बनाने की कोशिश यहाँ की जाती है।
उसी आधार पे बनती है। ये हाँ, सब वही पंच कल्याणक भी किस तरह से होना है, क्या नहीं, कैसे होना है। एक अपन ने कल्याणवाद कल्याणानुवाद कल्याणवाद पूर्व ये था ना, तो उसमें सारी पंच कल्याणकों की विधि कुछ भी अपने मन से नहीं है कि किसी ने अपने मन से बना दिया है। द्वादशांग में ये सब आपने बोला ना ज्ञान में जैसे कोई क्या आया तो इसीलिए मतलब ये तो ज्ञान में मतलब कि हम ये करें, ये तो ज्ञान में आया ना। वो विधि तो चल ही रही है, लेकिन ये काम हम करें ये ज्ञान में आया। अभी इष्टोपदेश ग्रंथ हम चलाएं, ये ज्ञान में आया। ये पहले बात ज्ञान में आई ना, फिर मैसेज हुआ, फिर वो क्रियान्वयन हुआ, फिर अब चलेगा। तो अभी तो चालू नहीं हुआ, लेकिन अब क्या बोलोगे आप, हम तो इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं। किसी को मान लो उत्साह हो तो किसी को क्या कहे वो दूसरों को, हम तो इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं। तो अभी तो चालू भी नहीं हुआ, लेकिन इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं। तो ये वर्तमान नैगम नय में ले सकते हैं। अभी तो अपन अब चालू ही करने वाले हैं 2 दिन बाद। मैम एक जैसे असत है, असत को मैं जैसे मिथ्यात्व के रूप में लेती थी हमेशा। नहीं, असत ये मिथ्यात्व वाला असत नहीं। असत मतलब जिसकी सत्ता नहीं है वो असत, बस। नहीं, मिथ्यात्व के रूप में भी तो असत होता है ना। होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब वो नहीं है। चलिए, जिनवानी स्थिति। कोई बोलेंगे आप लोग? मैं शेयर कर रही हूँ, अगर अच्छे से याद नहीं हो तो देख लीजिएगा। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञान में विलसे, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। जवानी के ज्ञान से सूझे निकालो, सोवानी मस्तक नम सदा देती।